हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। आप सभी लोगों का स्वागत है नमित्र और क्लासेज में। और आज हम लोग एफएम फास्ट ट्रैक के इंट्रोडक्शन लेक्चर पे हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से पढ़ाई होगी, किस तरह से हम लोग चैप्टर्स देखेंगे, बुक्स कैसी होगी, क्लास में क्या करवाया जाएगा, और एफएम का एक छोटा सा आइडिया कि आखिर एफएम के अंदर होता क्या है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप आगे जो पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक करने वाले हैं वो किस तरह से चलेगा, प्लस यहाँ पर बेसिक कुछ एफएम के बताए जाएंगे, जबकि आगे बढ़ के वो पूरे पूरे चैप्टर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक आइडिया आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे पास दो ग्रुप हैं। एफएम और एसएम हमारे पास पेपर नंबर 6 के अंदर आता है। यहां पर इस समय बात जो चलेगी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चलेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल पेपर है, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आईसीआई ने कहा है कि एमसीक्यू एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल हम सब्जेक्टिव लिख लिख कर करते हैं, तो सब्जेक्टिव होता है 5 to 10 मार्क्स का जो हम लिख कर करते हैं। उसका पूरा एक क्वेश्चन होता है, उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। और जो एमसीक्यू एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं वो उसी का एक पोर्शन दे देते हैं, और उसके 4 ऑप्शन उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। वो कैलकुलेटर पे सोल्व हो जाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव आते हैं तो आपका एमसीक्यू निकल जाएगा। कुछ एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड होंगे, उसके लिए थ्योरी के सेशंस भी आपके प्रॉपर लगेंगे। हमारे पास जो स्टडी पैटर्न और बुक्स रहेगा वो हमें सबसे पहले देखना है, क्योंकि सारा खेल बुक्स के ऊपर और क्लासेज के ऊपर रहेगा। एफएम की जो बुक्स हैं वो हमने एक पोर्शन दिया है प्रैक्टिकल बुक। ये मेन कोर एरिया है। इन बुक्स के अंदर हमारे पास 3 पार्ट में हमने चीजों को बांटा है। एक है बीक्यू, एक है पीवाईक्यू, और एक है सजेस्टेड रिवीजन। बीक्यू का मतलब है बुक क्वेश्चन। बुक क्वेश्चन के अंदर जितना भी स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सब कवर हैं, आरटीपी एमटीपी सारी चीजें कवर हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू के अंदर जो पीछे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, हम उन्हें कवर करते हैं। ये बीक्यू और पीवाईक्यू विद 100% कंसेप्ट आपके क्लास में राइटिंग में करवाए जाएंगे। मैं हमेशा फास्ट ट्रैक में कहता हूं कि राइटिंग में यहाँ पर जो कुछ भी चलेगा आप लोग उसे साथ के साथ राइटिंग में करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। एंड सेकंड, आप क्लासेज को बहुत ज्यादा स्पीड में ना देखें। थर्ड, आप एक क्लास खत्म करने के बाद में पहले होमवर्क या रिवीजन जो भी दिया गया है उसे करें, उसके बाद में सेकंड लेक्चर को आप देखना शुरू करें। तो एक बार हम बुक देखते हैं कि आखिर बुक कैसी नजर आएगी। तो जो हमारी प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर हम इंडेक्स देखें तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास। लास्ट में टेबल दी हुई है। टेबल हमारे पास कुछ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की टेबल्स हैं, वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन के साथ में दी जाती है। और पहला जो चैप्टर है वो 0 नंबर हमने दिया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसके आगे इनकी वेटेज, पेज नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है। हम सैंपल के लिए पहला चैप्टर देख रहे हैं, तो अगर हम पहले चैप्टर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा कि आखिर हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे ही फिर दूसरा टॉपिक आएगा तो वहां पर मेंशन होगा कि अब हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे बीक्यू। बीक्यू का मतलब है स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी, यानी आईसीआई जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अलग अलग जगह से उठाकर यहाँ पर पूरे कवर्ड हैं। क्लास में एक एक क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, पूरे सोल्व करवाए जाएंगे। और इसके बाद में दूसरा सेक्शन है, जैसे चैप्टर पूरा हो गया तो चैप्टर पूरा होने के बाद भाई एग्जाम में क्या होता है उसके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे वो बीक्यू से ही मिलेंगे आपको। पर पीवाईक्यू में भी क्लासेज में कवरेज रहेगी, वो भी पीवाईक्यू क्लास में करवाई जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन होगा तो मार्क करके होमवर्क में कोई भी एक भी सिंगल एडजस्टमेंट अगर आगे पीछे की गई है तो वो क्लास में चलेगा। पीवाईक्यू से आपको प्रॉपर पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और किस तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा वेटेज दे रहा है आईसीआई। आईसीआई का क्या पैटर्न है, आईसीआई का फिक्स एरिया है कि वो क्वेश्चन कुछ फिक्स एरिया से पूछता है। हम कंसेप्ट और क्वेश्चंस पूरे कवर करेंगे, उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे उस फोकस्ड एरिया पर जहां से आईसीआई हमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में जब हमारे पास चैप्टर का दी एंड होगा तो हर चैप्टर के एंड में एग्जाम से पहले कौन से क्वेश्चन आप रिवाइज करें ये मेंशन किया हुआ है। होता क्या है, आपने 400-500 क्वेश्चन करे, अब एग्जाम से एक दिन पहले 400-500 क्वेश्चन थोड़ी रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेंशन है कि ये क्वेश्चन कर जाइए, तो इनके अंदर सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगी, इनके बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो इस तरीके से हमारे पास बीक्यू, पीवाईक्यू और सजेस्टेड रिवीजन एफएम की प्रैक्टिकल बुक्स ऐसे रहेंगी। इसके बाद में अदर बुक्स रहेंगी। जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम अलग से कवर करेंगे, उसके लेक्चर अलग से रहेंगे। एमसीक्यू हमारे पास जो रहेंगे वो आ गए इसके अंदर। और एक हमारे पास है क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक न्यूमेरिकल के साथ चलेगी। क्विक रिवीजन बुक में हमने क्या किया हुआ है, जैसे देखिए ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर 23 पेज का है पूरा। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स बीक्यू पीवाईक्यू हमने किए। उसके बाद में चैप्टर के खत्म होते ही इसी सेम चैप्टर को हमने समराइज वे में पूरा कंसेप्ट जो है
वो एक साथ हम रिवाइज करेंगे कि भाई हमने क्या क्या पूरे चैप्टर में पढ़ा था। और वो देखिए 3 पेज में एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो सारे चैप्टर इसी तरीके से चलेंगे पूरे बीक्यू क्लास में, पीवाईक्यू क्लास में, और उसके बाद में हम हर चैप्टर का क्विक रिवीजन करते चलेंगे। और आपकी थ्योरी की बुक अलग हो गई, एमसीक्यू अलग हो गया, ये हमारे पास पूरी एफएम की बुक्स रहेंगी। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दी जाएगी, हर चैप्टर के बाद आप उससे टेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास अब हम बात करते हैं कि आखिर एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट ही बहुत सिंपल है। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। कंपनी या कोई भी बिजनेस किस तरह से डिजाइन होता है, किस तरीके से आप पैसा मंगवाते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग होती है किसी एक पर्सन की सोच से, जिसको हम नाम देते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर वो बंदा है जो कुछ काम करना चाहता है, कोई चीज लेकर आना चाहता है, या तो मार्केट में कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहता है। उसके लिए वो कंपनी का सेटअप करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, सीए इंटरमीडिएट की जो एफएम है वो कॉरपोरेट्स के लिए है, यानी कंपनीज के लिए है। प्रोपराइटर्स, पार्टनरशिप फर्म, इन सब के लिए नहीं है। तो यानी यहां पर सारी बात कंपनी की चलेगी। यहाँ कैपिटल नहीं होगी, यहाँ शेयर कैपिटल होगी। यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, इन्हीं के ऊपर सारी बातें चलेंगी। तो पूरा फोकस हमारा रहेगा कि एक कंपनी है और हम उसका पूरा मैनेजमेंट समझ रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक प्रमोटर होगा। वो प्रमोटर एक आइडिया लेकर आएगा कि भाई मेरे को कोई भी चीज लॉन्च करनी है। जैसे मेरे को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, लाइक टेस्ला ने सोचा कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालेंगे, तो प्रमोटर आइडिया लेकर आ गया। लेकिन प्रमोटर के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो खुद से अपना काम कर पाए, अदरवाइज तो वो प्रोपराइटर बन जाएगा। प्रोपराइटर कौन होता है? जिस कैपिटल, जो पूरी की पूरी कैपिटल खुद लगाता है, वो प्रोपराइटर होता है। लेकिन अगर आपको बाहर से भी कैपिटल उठानी पड़े इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर आपको बाहर से प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में कैपिटल उठानी पड़े, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो अकेले मैनेज नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए जो एक प्रोपराइटरशिप में मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो हम कंपनी की तरफ चले जाते हैं। तो प्रोपराइटर क्या करेगा? वो एक आइडिया लेके आएगा कि भाई हम इस चीज का बिजनेस करेंगे। चलो जी, हम ईवी मोटर कार बनाएंगे, टेस्ला बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। अब जो प्रमोटर होता है उसने सोच लिया भाई ये मेरा आइडिया है और हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है। अब सोचा जाएगा कि आखिर इस काम में पैसा कितना लगने वाला है। तो पैसा जो लगने वाला है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो जैसे हमारे 1000 करोड़ का एस्टिमेशन आया कि 1000 करोड़ हमारे लग जाएंगे। अब भाई 1000 करोड़ कहां पर लगेंगे? तो 1000 करोड़ के लिए जब आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें हमारे को प्लांट यानी फैक्ट्री सेटअप चाहिए, हेड ऑफिस का सेटअप चाहिए एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, और वेयर हाउस चाहिए जहां पर फिनिश गुड्स रखा जाएगा। ये सारे सेटअप, इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट, मशीनरी लगेंगी जिन पर प्रोडक्शन होगा, वो सारी चीजें चाहिए। तो एक पैसा हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो हमारे पास कुछ पैसा लगेगा फिक्स्ड एसेट्स में। और इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ रहा है किसी चीज का बड़ा। आप अगर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मैकडी को देना पड़ेगा। तो वहां पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स की तरह से आ जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी है गूगल, और आपने एक छोटी कंपनी एंड्रॉइड को खरीद लिया, तो वहां पर जो एंड्रॉइड के आपने शेयर्स खरीदे हैं, अब वो आपकी सब्सिडियरी है, तो वो शेयर्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगता है। ये जो पैसा लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा हमें दूसरी चीज चाहिए, भाई हमें तो गाड़ी बनानी है। तो गाड़ी बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। हमारे को मटेरियल के लिए जो उसके विंडोज बनेंगी, जो उसके स्टीयरिंग बनेंगे, जो उसके इंजन बनेगा, उन सब के लिए मटेरियल आएगा। वो मटेरियल आपको कैश में भी मिल सकता है, क्रेडिट पे भी मिल सकता है। इसके बाद में ये मटेरियल चला जाता है फैक्ट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा। तो एक आपका रॉ मटेरियल का स्टोर रहेगा, वहां से थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपकी फैक्ट्री में जाता रहेगा, उस पर काम होगा, उससे गाड़ियां बनेंगी। गाड़ियां बनने के बाद में, तैयार होने के बाद वो शोरूम्स में चली जाएंगी। शोरूम्स में जाने के बाद में आपका बिजनेस ऐसा हो सकता है कि हैंड टू हैंड कैश में सेल होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 महीने का क्रेडिट देना पड़े और वो आपके डेटर्स क्रिएट करवा दें। तो इस पूरी की पूरी चेन को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को वर्किंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी वो कैपिटल जो काम कर रही है, जो फ्लोट हो रही है, जो रेगुलर फ्लक्चुएट हो रही है, जो बदलती रहती है अपनी एक्चुअल फॉर्म को। कैसे? देखिए, हमारे पास, हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा और स्टोर में रख दिया। वहां से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया, जहां पर इसको हम कहते हैं कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी इस पे मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। फिर ये फिनिश गुड्स स्टोर्स में चला जाता है जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं। यहां पर हमारी गाड़ियां पूरी बनकर तैयार है, पैसा हमारा ही लगा हुआ है। यहां रॉ मटेरियल जो खरीदा है वो भी हमारा पैसा है।
फैक्ट्री के अंदर जिस मटेरियल पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, सारे खर्चे हो रहे हैं, वो भी हमारा पैसा लग रहा है। फिर फिनिश्ड गुड्स, जो गाड़ियां बन के तैयार हो गई, जब तक नहीं बिकी, वो भी आपका ही पैसा ब्लॉक है। ये आपका स्टॉक हो गया। इसके बाद अगर आपने उधार पे बेचा तो डेटर्स आ गए, और अगर उधार पे नहीं बेचा तो कैश आ गए। ऐसे ही रॉ मटेरियल को सपोर्ट देते हैं क्रेडिटर। अगर उधार पे मिल गया तो हमारा पैसा नहीं फंसा, अगर कैश पे खरीदा तो आपका पैसा फंस गया। और फिर डेटर से बनता है कैश। फिर इस कैश को पे कर दिया जाता है क्रेडिटर को, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबकी पेमेंट होती है, फिर और रॉ मटेरियल परचेज कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका चेंज होता जा रहा है। फिक्स्ड एसेट्स के क्या होता है, एक मशीन है ये मशीन ऐसी की ऐसी रहेगी 10 साल तक। लेकिन यहां पर क्या है, रॉ मटेरियल WIP बन गया, फिर फिनिश गुड्स बन गया, फिर डेटर बन गया, फिर कैश बन गया, फिर कैश में से आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, उसके बाद और रॉ मटेरियल ले लिया, फिर वो WIP बना, फिर वो फिनिश गुड। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कुछ पैसा आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होगा। तो हमें लगता है कि 900 करोड़ तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में लग जाएंगे और 100 करोड़ हमारे वर्किंग कैपिटल में लगेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरी हमने कैलकुलेशन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए, किस प्रपोर्शन में किया जाए और कितना किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए, 1000 करोड़। किस प्रपोर्शन में किया जाए, 900 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, और आपके 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल में चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर इतने पर हम रुकेंगे। अब मुझे बताइए, आपने फिक्स्ड एसेट सेट कर ली, आपने वर्किंग कैपिटल सेट कर ली, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होगा, वो सामान बिक जाएगा बाजार में। जब बाजार में सामान बिकेगा तो वो प्रॉफिट पे बिकेगा ऑब्वियसली, बिजनेस लॉस में करने के लिए नहीं है। नया बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो नए बिजनेस कुछ साल तक लॉस में रह सकते हैं, 1 2 3 साल लग जाते हैं। लेकिन एक रनिंग बिजनेस की बात करें तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो फिर हमें देखना है कि आखिर हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT। तो देखिए, जो सामान आपने बेचा उसे हम कहते हैं सेल हो गई। तो जैसे मान लीजिए एक साल में आप 10,000 करोड़ की सेल करते हैं, कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट तो 1000 करोड़ है, सेल 10,000 करोड़ कैसे हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी देखिए, होता क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका एक साइकिल पीरियड होता है। वो जितना शॉर्ट होगा आपका टर्नओवर उतना बढ़ेगा। लाइक आप मान लीजिए आपने 100 दूध के पैकेट लिए, दूध के पैकेट, दूध रोज आता है, रोज बिक जाता है, उसका टर्नओवर बहुत हाई है, वो एक ही दिन में रोटेट हो जाता है। तो आपने 100 पैकेट्स लिए दूध के, ठीक है, एक पैकेट आपको 49 का पड़ा और आप इसको 50 में बेच देते हो। तो 4900 आपने अपनी जेब से कैश लगाया और दूध खरीदा। ये 100 पैकेट आपने 50 रुपीज के हिसाब से 5000 में बेच दिए। ठीक है, अब कैश आपके पास आ गया। अब बताइए आपने दूध में कितना इन्वेस्ट किया है। आपका इन्वेस्टमेंट है 4900, और आपके पास उसी दिन, एक ही दिन में दूध बिककर खत्म हो गया। मैं मान रहा हूं सारा दूध बिक गया और कोई लॉस भी नहीं है, 5000 आपके पास आ गए। अब आप बताइए आप क्या करेंगे, 100 रुपए इसमें से आप ले जाओगे अपने घर जो प्रॉफिट है, और 4900 वापस अगले दिन क्या करोगे, फिर से दूध खरीद लोगे, फिर से उसे बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे। आप मुझे बताइए आप अपने घर से पहले दिन कितने रुपए लेकर आए थे। तो पहले दिन हम 4900 लाए थे, ठीक है। फिर हमने उसे 5000 में बेचा, फिर उसी से खरीदा, फिर उसे बेचा, फिर उसी पैसे से खरीदा। तो 5000 रुपए का दूध आप रोज बेच रहे हो, 365 दिन में आपने कितना दूध बेच दिया, 5000 रुपए का दूध हम रोज बेच रहे हैं, और 365 दिन तक अगर आप इसको बेचेंगे तो 18,25,000 आपकी सेल हुई पूरे साल की। और इन्वेस्टमेंट आपका 4900 ही है, क्योंकि घर से तो आप 4900 ही लाए थे। तो यानी आप जब वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हो या बिजनेस में पैसा लगाते हो, तो वो बिजनेस क्या करता है, साइक्लिक फॉर्म में प्रोडक्ट को बना के बेचता है। वो पैसा आ गया आपके पास प्रोडक्ट का वापस सेल होने के बाद में, फिर उस पैसे से हम फिर से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, फिर वही पैसा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में पैसा लाना होता है, फिर बिजनेस का ही पैसा बिजनेस में घूमता रहता है। तो देखिए 4900 के इन्वेस्टमेंट पे 18 लाख की सेल है। तो क्या हमारी सेल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो सकती है? यस। आपका टर्नओवर जितना हाई होगा प्रोडक्ट या सर्विस का, जितनी जल्दी वो कस्टमर को बिकेगा और पैसा आएगा, उतनी जल्दी आप दोबारा से उस प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। जबकि घर से पैसा आपको एक ही बार लाना होता है स्टार्टिंग में। तो जी 10,000 करोड़ की हमारी सेल है, और जी इसमें 9800 करोड़ के हमारे खर्चे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये सारी चीजें। तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 200 करोड़ बना। ठीक है, अब बताइए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था इस बिजनेस के अंदर, 1000 करोड़।
और आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है 200 करोड़। तो इसका मतलब 20% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 200 करोड़ की कमाई करी, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 20%। ये है हमारा आरओआई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि एक बिजनेसमैन, एक प्रमोटर एक बिजनेस आइडिया लेकर आया है, उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सोचा कि आखिर कितना पैसा लगाना है, कहां कहां पर, फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, वर्किंग कैपिटल में। फिर इस बिजनेस से उसने सेल जनरेट करी प्रोडक्ट बनाकर, खर्चे काटकर उसके पास जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट का रेशो इन्वेस्टमेंट से निकालें तो 20% की उसके पास रिटर्न आ गई। अब आप सोचिए 1000 करोड़ अगर आप बैंक में रखते तो आपको 4% 5% मिलता, बिजनेस करके आपको 20% मिल रहा है। अब इसी के साथ पैरेलली इस बिजनेस के अंदर पैसा आएगा कहां से वो देखना होता है, जिसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, साथ में प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बैंक लोन ले सकती है जिसको हम डेट बोलेंगे, डिवेंचर इशू कर सकती है, उसे भी हम डेट बोलेंगे। लोन किसी भी तरीके का हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, डेट बोलेंगे हम उसको। तो डेट के अंदर डिवेंचर भी आ जाएंगे, बैंक लोन भी आ जाएंगे, कोई पर्सनल लोन है, सारे लोन जो लॉन्ग टर्म होंगे वो सारे लोन आ जाएंगे। ठीक है कि सर लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन कहाँ जाएंगे? शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं, उसको हम ये मान लेते हैं कि हमारी करंट लाइबिलिटीज है वो, क्योंकि वो 2-3 महीने के अंदर रीपे हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो लंबे चलेंगे। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर पैसा आएगा कहां कहां से? तो एक तो है डेट से पैसा मंगवा लो। डेट क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं फिक्स, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट का रेट होता है वो सस्ता होता है, और डेट के आगे लिखा भी होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। जैसे आपने डिवेंचर की कभी भी एंट्री करी होंगी या कुछ भी, तो उसके आगे लिखा रहता है 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। तो वो जो 8% 10% लिखा होता है वो उसका कूपन रेट बोलते हैं, बेसिकली वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने डेट फंड रेज किए और डेट का रेट है 10%, तो 10% डेट मैंने 10% डिवेंचर या 10% पे बैंक लोन ले लिया, तो ठीक है, ये मेरे से इंटरेस्ट मांगेंगे जितना भी मैंने फंड रेज किया होगा इनके थ्रू, और मेरा प्रॉफिट हो या मेरा लॉस हो, इन्हें इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। यानी कि मैं प्रॉफिट में हूं तो भी लेंगे, मैं नुकसान में हूं तब भी लेंगे। हाँ जी, हमें कोई लेना देना नहीं, आप प्रॉफिट में हो आप लॉस में हो, हमें इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन इनके साथ एक फायदा है, फायदा यह है कि इनका जो रेट होता है वो सस्ता होता है। तो डेट एक चीपर सोर्स है, ये सस्ता बैठता है कंपैरेटिवली। इक्विटी और प्रेफरेंस है वो ज्यादा मांगते हैं, कि सर इक्विटी तो कुछ मांगते ही नहीं, हमने तो ऐसा सुना है, उसकी भी बात करेंगे। हर कोई पैसा मांगता है, दुनिया जी ही पैसे के लिए रही है। तो जी ये चीपर सोर्स रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इसके साथ रिस्क बहुत हाई है। रिस्क किस बात का? रिस्क इस बात का रहता है कि हमें फायदा हो या नुकसान हो, ये तो अपने पैसे मांगेंगे इंटरेस्ट के, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम नुकसान में चलते रहें और हमें इंटरेस्ट भी भरना पड़े, तो हमारा नुकसान और बढ़ जाएगा। इवन रिस्क तब बढ़ जाता है जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर पाए, तो हमारी कंपनी लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है। अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं या बैंक हैं, वो आपकी एसेट को मॉर्गेज पे रख लेते हैं, आपके ऊपर केस ठोक देते हैं और आपकी कंपनी को लिक्विडेशन पे ले जाते हैं। ये जितनी भी आपने कंपनियां सुनी है, जेट एयरवेज बंद हो गई, किंगफिशर बंद हो गई, ये सब डेट के नीचे ही दब के बंद हुई हैं, क्योंकि ये डेट की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए टाइमली। ओके, तो भाई ये तो रिस्की है भाई, अगर नहीं कर पाए तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन ये सस्ता भी है, सस्ते की वजह से अच्छा लग रहा है, रिस्की की वजह से बुरा लग रहा है। इन्हीं सब का मैनेजमेंट तो करना है, इसी के बीच में बैलेंसिंग तो करनी है। इसे हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब बैलेंसिंग, कि रिस्क भी बहुत ज्यादा ना हो और सस्ता है उसका फायदा भी तो उठाएं। तो हमें बैलेंसिंग करके चलना होता है। ओके, तो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो फिक्स पेमेंट जाएगी, इसलिए रिस्की है, चीपर सोर्स है, इस तरह से फायदा है। तीसरी चीज, क्या ये कंपनी के अंदर इंटरवेंशन करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में रहते हैं? तो ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में नहीं रहते, ना ये किसी एजीएम में आते, ना इनके पास कोई वोटिंग राइट है। इनके पास कंपनी का अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, तो कंपनी का कंट्रोल इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें सिर्फ, अच्छा कंट्रोल क्यों दें किसी को, बताइए? कंट्रोल उसे मिलता है जो प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करे और लॉस में भी पार्टिसिपेट करे। ये तो अपना फिक्स पेमेंट ले जाते हैं। कंपनी नुकसान में चल रही है तो ये कहते हैं मरना है मरो, हमें तो हमारी पेमेंट दो। तो भाई जब तुम हमारे जीने मरने से लेना देना नहीं, हमारी कंपनी की ग्रोथ से या कंपनी कभी डाउन है तुम उस बात से कोई लेना देना नहीं, तो फिर तुम्हारा कंपनी पे कंट्रोल होगा क्यों? इसलिए इनके पास कोई वोटिंग राइट
नहीं होता। तो एक सोर्स है हमारे पास डेट फंड, जो सस्ती होती है लेकिन रिस्की होती है, लेकिन ये कंपनी पर कंट्रोल नहीं रखते। दूसरी हमारे पास फंडिंग आती है शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम, एक इक्विटी शेयर के फॉर्म में और एक प्रीफरेंस शेयर्स की फॉर्म में। प्रीफरेंस शेयर्स भी फिक्स पेमेंट मांगते हैं। जैसे प्रीफरेंस शेयर हैं, उनके आगे लिखा हुआ है मान लीजिए 15%, तो इनको अपनी जितनी भी कैपिटल इनसे रेज की है उसका 15% इनको डिविडेंड हर साल चाहिए। लेकिन इनके साथ में एक फायदा है, अगर आपने किसी साल प्रॉफिट नहीं कमाया तो उस साल आपको प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं देना, उस साल की आपकी टेंशन खत्म, और वो क्यूमुलेटिव होकर अगले साल जोड़ के दे देंगे। तो हम भी तो ये चाहते हैं कि अगर यार हम किसी साल नुकसान में हैं तो इस साल तो हमें छोड़ दो, अगली बार ले लेना डबल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस साल नुकसान है उस साल भी पैसा देना पड़ेगा। वो बुरे लोग हैं इंटरेस्ट वाले, लेकिन वो सस्ते हैं तो फायदा भी है। अब प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये डेट से महंगे होते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट है वो मीडियम कॉस्ट रहती है। इनकी मीडियम कॉस्ट है, महंगे हैं थोड़े से, लेकिन इनका अगर मैं रिस्क की बात करूं तो इनका रिस्क भी मीडियम है। रिस्क मीडियम है, क्यों रिस्क क्यों नहीं है सर? पेमेंट तो इनको करनी पड़ती है। बेटा अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया कंपनी ने तो आपको प्रीफरेंस डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है, अगले साल क्यूमुलेटिव करके डबल दे देना। अगर आपने अगले साल भी डिविडेंड नहीं दिया इनको, तब भी लॉस में रहे, तो फिर इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। वैसे इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आपसे थोड़े महंगे बैठते हैं डेट से, लेकिन रिस्क ही कम है। रीजन बीइंग, अगर प्रॉफिट कमाओगे तब देना है, 2 साल तक अगर आपने इनको लगातार नहीं दिया तो फिर ये वोटिंग राइट में आ जाएंगे, फिर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह एजीएम के अंदर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, ये एजीएम में बैठ सकते हैं। यस, ये बैठ सकते हैं अगर आप इनको डिविडेंड बैक टू बैक इनका नहीं दोगे तो इनका कंट्रोल है लेकिन मीडियम। ये सिचुएशनल है, अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे 2-3 साल तक तभी तो आएंगे, अदरवाइज इनका भी वोटिंग राइट नहीं होता, इनको भी कोई लेना देना नहीं रहता। तीसरे आते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड से दो तरीके से पैसा मिलता है, एक तो कैपिटल रेज की जाती है इनकी, दूसरा अगर आप चाहो तो एजीएम के अंदर डिविडेंड देना है या नहीं देना है ये तय कर सकते हो। सर मतलब पैसा भी लगा रखा है और डिविडेंड भी नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? आपको बता दूं, एप्पल ने आज तक कभी डिविडेंड ही नहीं दिया है। देखो, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक टर्म है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितनी कमाई हुई। दूसरा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है। इक्विटी शेयर जितने का होता है जब कंपनी सालों साल अच्छा परफॉर्म करती रहे, ग्रोथ करती रहे, प्रॉपर डिविडेंड देती रहे, उसकी टर्म्स अच्छी हो, उसके कस्टमर सेटिस्फाई हो, तो उसकी मार्केट में एक ब्रांड इमेज बन जाती है, उसकी गुडविल बन जाती है। हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहता है, क्योंकि इक्विटी शेयर खरीदने का मतलब है आप कंपनी के मालिक बन गए हैं और आप कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एमपीएस बहुत बड़ा रोल है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता रहता है ऐसे शेयर का। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एमआरएफ की बात कर लेते हैं। एमआरएफ फेस वैल्यू है 10 रुपए शेयर की, और मार्केट में शेयर अभी पीछे 1 लाख का था, वो 140 का हो गया। ये शेयर इतना बढ़ता रहता है, पहले 65,000 का था, बीच में कई टाइम तक 65,000 का रहा, कोविड में भी 65 के आसपास रहा, उसके बाद में फिर ये 80-90 हजार पे पहुंच गया, फिर लाख पे, फिर 130-35, 140, 145-50, ये बढ़ता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहता है। तो सोचो 10 रुपए वाला शेयर 1,40,000 रुपए का हो गया है। यानी हमारे दादा परदादा ने किसी ने भी अगर 100 शेयर ले लिए होते, जो उनको 10 रुपए मल्टीप्लाई हुए 100, 1,000 रुपए में पड़ते, तो आज वो 100 शेयर 1.4 सीआर के हो जाते, यानी 1,000 रुपए 1,40,00,000 रुपए बन जाते। तो शेयर होल्डर्स का दो चीजों पे फोकस होता है, एक ईपीएस और एक एमपीएस। तो होता क्या है, कुछ कंपनियां ना ग्रो कर रही होती हैं, अपने आप को ग्लोबलाइजेशन पे ले जा रही हैं, मार्केट में नई नई जगह पर अपनी ब्रांचेज खोल रही हैं, काम बढ़ा रही हैं। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो इंडिया के अंदर हर सिटी के आसपास अपना वेयर हाउस खोलने में लगे हुए हैं, वो सेटअप बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जो कंपनी ग्रो कर रही होती है और अच्छी रिटर्न दे रही होती है, वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ऐसा क्यों सर, बताता हूं मैं आपको। देखो, मान लीजिए एक कंपनी है जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अर्निंग पर शेयर की मैं बात करता हूं, एक शेयर पर 20 रुपए कमा रही है, ठीक है। अब इस कंपनी को इन्वेस्ट भी करना है। मान लेते हैं इसके 1 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 20 लाख रुपए हो गए, 1 लाख शेयर होल्डर माने मैंने, ठीक है। इसका मतलब 20 लाख रुपए की अर्निंग फॉर इक्विटी अवेलेबल है, इक्विटी शेयर के लिए 20 लाख रुपए की कमाई अवेलेबल है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक के ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे बल्कि ट्रांसफर टू
रिजर्व कर दे और इस पैसे को इन्वेस्ट कर दे दोबारा से कंपनी के अंदर। अब मान लीजिए जो कंपनी की रिटर्न आ रही है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो आ रही है 25%, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर को 25% कमा कर दे रही है। अब दो सिचुएशन सोचिए, आप मार्केट में 15% कमा सकते हैं, ऐसा मान के चलिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मार्केट में 15% कमा सकता है। अब जरा सोचो, इस कंपनी ने 20 लाख रुपए का डिविडेंड आपको दे दिया, ठीक है, आप मार्केट में कितने कमाओगे? 15%, यानी 3 लाख रुपए कमा पाओगे, ठीक है। अब यही कंपनी अगर आपके पैसे को री इन्वेस्ट कर दे अपने पास में, तो बताइए 25% कमाएगी। कंपनी की रिटर्न 25% आ रही है शेयर होल्डर को, तो 20 लाख का 25%, 5 लाख रुपए। अब मुझे बताइए ये कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या इसका इक्विटी शेयर होल्डर भी ये चाहता होगा? क्योंकि अगर 20 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उस पर 3 लाख रुपए की कमाई होगी बाहर जाकर। लेकिन इसी कंपनी में अगर पैसा लगा दें और इसकी ब्रांचें खुलेंगी, इसका सेटअप और बड़ा होगा, तो 5 लाख रुपए की कमाई होगी। तो बताइए हर कोई क्या करता है, जब कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे होती है तो कंपनी अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड को, बल्कि री इन्वेस्ट करती रहती है और पैसा बढ़ता रहता है। इसी का उल्टा, अगर मान लीजिए कंपनी 10% कमा सकती है तो कंपनी 2 लाख रुपए कमाएगी और बाहर 15% कमा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करें या ना करें, इसके ऊपर चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको चैप्टर का आइडिया दे भी दिया है। बड़ा सिंपल सा डिसीजन होता है। अगर शेयर होल्डर के पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट में है, अगर शेयर होल्डर बाजार में 15% कमा सकता है और कंपनी उससे ज्यादा कमा रही है, फिर डिविडेंड देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। पैसा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का ही है। ये जो 5 लाख रुपए अगर कमाई होगी तो वो भी तो शेयर होल्डर के पास ही रहेगी। तो हमारे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इनके पास से जो फंड्स आते हैं, उन फंड्स के दो तरीके हैं। एक तरीका है इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना और दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग, यानी उनकी अर्निंग को रिटेन कर लेना बिजनेस के ही अंदर। ये रिटेन तब किया जाता है जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमाकर उसे दे रही हो। तो शेयर होल्डर भी कहता है हाँ भाई, मेरा पैसा तुम अपने पास रखो, मुझे पता है तुम मेरे 20 लाख पे 5 लाख रुपए मुझे अगले साल कमा के दे दोगे, जबकि अगर मैं बाजार में लेके जाऊंगा तो मैं 3 लाख रुपए ही कमा कर ला पाऊंगा। तो इक्विटी फंड से हम पैसा मंगवा सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे डिवेंचर होते हैं या प्रीफरेंस शेयर होते हैं, इनके आगे एक परसेंटेज लगी हुई होती है। डिवेंचर के आगे लिखा होता है 10% डिवेंचर, प्रीफरेंस शेयर के आगे लिखा होता है 15% प्रीफरेंस शेयर। तो सर इनके आगे तो परसेंटेज होती है, यानी हम डिवेंचर को इंटरेस्ट देते हैं 10% डेट, और मान लीजिए 10 लाख रुपए के डेट है, इट मीन्स इनको 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। ओके, दूसरा लिखा हुआ है मान लीजिए 15% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 20 लाख रुपए इनसे मंगवाए आपने, तो इसका मतलब 20 लाख पे 15%, 3 लाख इनको आपको प्रीफरेंस डिविडेंड देना है। ओके सर, लेकिन एक बात बताओ, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके आगे तो कोई परसेंटेज ही नहीं लिखी होती। मान लो इक्विटी शेयर होल्डर से हमने 50 लाख मंगवाए हुए हैं, तो इसका मतलब सर इक्विटी शेयर होल्डर को तो कुछ देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके आगे परसेंटेज क्यों नहीं है वो बताता हूं मैं। होता क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है मालिक। अब जरा सोचिए, आप कंपनी के मालिक हैं, ओके, अभी आपकी कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर काम करती है जिसमें सब लोग गाड़ियां बना रहे हैं, तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक तो है आपकी कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, बाकी दो कंपनियां और हैं सेम बिजनेस कर रही हैं वो भी। ये कंपनी 20% रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ये कंपनी 22% रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर को। अब बताइए आपके शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगी? तो अगर दोनों कंपनियां 20 से 22% रिटर्न दे रही हैं तो हमारे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी 20 से 22% होगी। यानी यहां लिखा हुआ नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए इस साल ऑटोमोबाइल का बिजनेस बहुत ही बड़ा धूम से आगे बढ़ गया और जेड लिमिटेड ने इस बार कमाई दी 30% और वाई लिमिटेड ने दी 28% कमाई। कमाई ऊपर नीचे होती रहती है। अब बताइए इस साल हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी ये होगी कि हमारी कंपनी भी 28 से 30% रिटर्न दे। यानी इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन मार्केट के हिसाब से बदलती रहती हैं, इसीलिए उनके आगे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। तो कुछ ना लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि फ्री है,
कुछ ना लिखा होने का मतलब है कि वेरिएबल एक्सपेक्टेशन है, इसलिए नहीं लिखा हुआ। अच्छा सर, हमने तो सुना है इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी मत दो तो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो इक्विटी शेयर होल्डर आपका शेयर बेच के भाग जाएगा, वो किसी और को दे देगा सस्ते में। धीरे धीरे सब लोग आपके शेयर बेच के भागेंगे, शेयर्स मार्केट में सप्लाई हो जाएगी ज्यादा और डिमांड हो जाएगी कम, क्योंकि आप तो कुछ देते ही नहीं हो, कमा के ही नहीं दे रहे, तो सब लोग बेच बेच के भाग रहे हैं और डिमांड कम होती जा रही है। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, धीरे धीरे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपका नीचे गिर जाएगा, आपकी कंपनी में कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो क्या शेयर कैपिटल फ्री होती है इक्विटी? नहीं जी, इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे महंगी होती है। उनकी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री के बेसिस पर होती है, टाइम के बेसिस पर होती हैं। इस साल ऑटोमोबाइल का काम बहुत बढ़िया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। अब मान लीजिए कोविड आ गया, तो कोविड में इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन गिर जाएंगी। उनको पता है कोई भी कंपनी नहीं कमा पा रही, हमारी भी नहीं कमाएगी। अब मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने कोविड में 0% रिटर्न दी, जेड ने 1% रिटर्न दी, तो आपकी कंपनी भी मान के चलेगी, आपके शेयर होल्डर भी मान के चलेंगे कि इस बार हमारी कंपनी भी 0% 1% के आसपास ही रिटर्न दे पाएगी। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना होता है, उनकी एक फिक्स परसेंटेज नहीं होती। तो इनकी परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर होल्डर फ्री नहीं है, बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर डेट और प्रीफरेंस से महंगे होते हैं। तो ये सोर्स एक्सपेंसिव सोर्स है। जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी इंडस्ट्री की, इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्या इनके साथ रिस्क है कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाएंगे? ये इनके साथ रिस्क नहीं है। आप प्रॉफिट में हो तब भी डिविडेंड मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, री इन्वेस्ट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर राजी है। यानी आपको लिक्विड कैश आउटफ्लो की जरूरत इनके साथ नहीं है। तो रिस्क इनके साथ नहीं है कि पेमेंट नहीं दी तो ये केस ठोक के कंपनी बंद करवा देंगे। ओके। अच्छा, क्या इनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहता है? अरे इन्हीं का तो कंट्रोल है, यही है असली जो कंपनी चलाने वाले हैं, इन्हीं के पास तो वोटिंग राइट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर कोई नहीं होता। अगर एजीएम के अंदर बैठ के सारे शेयर होल्डर कहते हैं कि इस बोर्ड को हटाओ, तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हटाने पड़ेंगे। तो कंट्रोल इनसे ऊपर किसी के पास नहीं है। तो हमारे ऊपर, हमारे पास एक तो टर्म है कि पैसा लगाना कहां पर है, तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में और वर्किंग कैपिटल में। फिर उस पैसे को घुमाकर जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसका जो प्रॉफिट आता है उससे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, भाई 20% आ रही है, ठीक है। अब ये पैसा मंगवाएंगे कहां से? उसके लिए सोर्सेज ऑफ फंड। तो जैसे हमने मंगवा लिया इक्विटी शेयर होल्डर से और डेट फंड से और प्रीफरेंस से। डेट फंड से हमने मंगवाए 200 करोड़ और 200 करोड़ हमने प्रीफरेंस शेयर से मंगवाए और 600 करोड़ हमने इक्विटी से मंगवाए। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि 200 इनसे, 200 इनसे और 600 इनसे? आपने देखा होगा कि आखिर डिवेंचर के साथ रिस्क बहुत हाई है, तो सारा पैसा उनसे नहीं मंगवाना है, थोड़ा मंगवाओ, 200 करोड़ ही मंगवाओ, ज्यादा मत मंगवाओ। प्रीफरेंस के साथ मीडियम रिस्क है, ओके। इक्विटी के साथ रिस्क ही नहीं है, उनसे ज्यादा पैसा मंगवा लिया। लेकिन अब 200 करोड़ जो आपने मंगवाए हैं इस पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो 200 करोड़ मंगवाए हैं इस पे 15% पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो 600 करोड़ मंगवाए हैं वो डिपेंड करेगा कि इस साल हमारी इंडस्ट्री क्या कर रही है और इस साल हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इस हिसाब से आपने इस पैसे को प्रोपोर्शनेट किया होगा। इसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है कि कितना पैसा मंगवाना है, तो ऑब्वियसली 1000 करोड़ लगाना है तो 1000 करोड़ मंगवाना है। किस प्रोपोर्शन में मंगवाना है? तो जी 600 200 200 मंगवा लिया हमने। आपने प्रोपोर्शन निकालते हुए पैसा कैसे मंगवाना है, क्या क्या कंसीडर किया? तो तीन चीजें कंसीडर की जाती हैं कि जिस भी सोर्स से हम पैसा मंगवा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी वो एक्सपेंसिव सोर्स है या चीपर सोर्स है। डिवेंचर चीपर सोर्स होते हैं, प्रीफरेंस थोड़े महंगे, इक्विटी बहुत ज्यादा महंगे। अच्छा, जिस सोर्स से हम पैसा मंगवा रहे हैं क्या वो रिस्की है? तो डिवेंचर बहुत रिस्की है, डेट बहुत रिस्की है, वो कंपनी बंद करवा देगा इंटरेस्ट नहीं दोगे तो। प्रीफरेंस शेयर्स मीडियम रिस्की है, 1-2 साल तक क्यूमुलेटिव होता रहता है वो। इक्विटी बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, वो सेफ है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, उसको पता है इंडस्ट्री का हाल बुरा है तो मत दो। लेकिन इंडस्ट्री का हाल बुरा है, डिवेंचर होल्डर डेट तब भी आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, वो ये नहीं कहेगा भाई इंडस्ट्री का हाल बुरा है देख तो लो, दया करो इस समय। वो कहता है मेरे को तो मेरा 10% देते रहो। तो यहां पर इस तरीके से आपको देखना होता है कि रिस्क कितना है, कॉस्ट कितनी है, और थर्ड पॉइंट, ये कंपनी में कितना इंटरवेन करेंगे, कितना इन्वॉल्व होंगे, कंट्रोल कितना है। तो इक्विटी का सुप्रीम कंट्रोल है, प्रीफरेंस शेयर्स का मीडियम कंट्रोल है। प्रीफरेंस शेयर का कंट्रोल तभी आता है जब आप उनको 1-2 साल तक डिविडेंड ना दो, वरना उनका कंट्रोल आता ही नहीं है। और डेट फंड का कोई कंट्रोल आपकी कंपनी पर नहीं होता। ये तीन चीजें देखनी होती हैं, रिस्क, कंट्रोल और कॉस्ट। ओके, तो अब हमारे पास जी हमने बिजनेस स्टार्ट करने की बात की थी।
एप्लीकेशन ऑफ फंड में 1000 करोड़ लग गए, सोर्सेज ऑफ फंड से आ गए। अब हमने यहां पर निकाल लिया भाई 20% रिटर्न आ रही है। अब हम यहां पर देखते हैं कि आखिर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो देखिए 200 करोड़ पर 10%, यानी 20 करोड़ तो इंटरेस्ट में चले गए। मैं बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात अभी नहीं कर रहा, जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो बिफोर टैक्स आइटम है और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी को आफ्टर टैक्स दिया जाता है, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो 20 करोड़ का तो इंटरेस्ट देना है। प्रीफरेंस शेयर को 200 करोड़ पे 15% यानी 30 करोड़ का प्रीफरेंस डिविडेंड देना है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की इंडस्ट्री के हिसाब से एक्सपेक्टेशन इस बार है 22%, कि भाई हमें 22% चाहिए। तो 600 करोड़ का 22%, 132 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है। तो जरा देखिए टोटल कितनी पेमेंट इस साल बनती है हमारी, 132, 30 एंड 20, 182 करोड़ हमारे को सोर्सेज ऑफ फंड को देना है। टोटल कितने फंड्स पर, 1000 करोड़ पर। अच्छा इक्विटी की एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम बदलेंगे, क्वेश्चन बताएगा आपको। तो यहां पर 18.2% ये जो निकल कर आया, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताइए आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड से बिजनेस किया और आपकी 20% की रिटर्न आई, यानी 20% आपने कमाया। उसके बाद में जो पैसा आपने मंगवाया था, इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिया, और इक्विटी शेयर होल्डर 22% चाह रहे थे इस बार, उनकी भी आपने कैलकुलेशन कर ली। तो 18.2% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। क्या अभी भी आपके पास कुछ फायदा हो रहा है? यस, 1.8% का पॉजिटिव डिफरेंस है। तो आप 1.8% ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की टर्म आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं ली गई, पर मार्केट में इसे बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यानी आपने बिजनेस करके क्या इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन किया। तो अगर ये 1.8% आपने एक्स्ट्रा कमा लिया, कमाई थी 200 करोड़, पेमेंट हुई 182 करोड़, 18 करोड़ रुपए जो आपने बचाए हैं, मुझे बताइए ये 18 करोड़ रुपए किसके पास जाएंगे? बिजनेस के अंदर जो भी कमाई होती है लास्ट में बची हुई, वो सारी की सारी इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाती है। अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर क्या सोच रहे थे, इंडस्ट्री के हिसाब से उन्हें 22% मिलेगा, उन्हें 132 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उन्हें 132 करोड़ के अलावा अभी भी 18 करोड़ रुपए और बच गए हैं। ये 18 करोड़ भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाकर मिल जाएगा, यानी उन्हें 132 के अलावा 18 करोड़ रुपए और मिलेंगे। सोच के बताइए क्या इक्विटी शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहेगा जो उनकी एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा पे कर रहा है? 132 सोच रहे थे, 18 करोड़ रुपए और दे रहा है, टोटल 150 करोड़ दे रहा है। तो जहां इक्विटी शेयर सोच रहा था 132 करोड़ मिलेंगे, वहां उनको मिल रहे हैं 150 करोड़ रुपए। ऐसी कंपनी को कौन छोड़ेगा? तो जिस कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव होता है, वो सुपर प्रॉफिट पे चल रही होती है, उसकी गुडविल बहुत हाई होती है, उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि होगा क्या, कोई भी इस कंपनी का शेयर आपसे कहेगा कि बेच दो, आप कहोगे बिल्कुल नहीं बेचूंगा, बहुत अच्छी कंपनी है, जितना सोचता हूं उससे ऊपर कमाई देती है मेरे को, इस कंपनी की गुडविल बढ़ जाएगी। इस कंपनी के लोग शेयर तो खरीदना चाहेंगे, डिमांड तो है, लेकिन कोई बेचने वाला नहीं होगा। तो डिमांड होगी, सप्लाई नहीं होगी, ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ने लगेगा। अच्छा यही कंपनी अगर 132 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए और ये कंपनी सिर्फ 120 करोड़ दे पाए, तो फिर ये कंपनी के शेयर लोग बेच के भागने लग जाएंगे। ओके, तो जो गेम रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जो पैसा लगाना है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है कि कितना पैसा लगाना है फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। इसके बाद में आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रीफरेंस शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से किस प्रोपोर्शन में पैसा लगाना है, मंगवाना है, और क्या चीजों का ध्यान रखता है? ध्यान रखता है कि कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है, ध्यान रखता है रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है, कि अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, और ध्यान रखता है कि कंट्रोल कितना करेंगे बिजनेस के ऊपर। इस तरह से हमारे ये दो डिसीजन आ जाते हैं। फिर हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर थर्ड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन सिंपल है, ये जो हमने यहां पर किया था डिविडेंड दें या ना दें, तो डिविडेंड डिसीजन बिल्कुल सिंपल है। डिविडेंड डिसीजन कि आखिर डिविडेंड दें या फिर ना दें, तो बड़ा सिंपल है। अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमाकर दे सकती है तो डिविडेंड मत दो। अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर नहीं कमा रही तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर इन्वेस्टर को खुद पैसा
लगाने दो। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कहेगा पैसा कहां से मंगवाएं, कितना मंगवाएं, किस प्रोपोर्शन में मंगवाएं, तीन चीजों का ध्यान रखते हुए कि कॉस्ट कितनी लग रही है, रिस्क कितना है और कंट्रोल कितना जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेगा कहां पैसा लगाना है, किन एसेट्स में, किस प्रोपोर्शन में लगाना है। और डिविडेंड डिसीजन कहेगा कि क्या डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो एक बार जरा देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट मैनेजरियल एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हमें अलग अलग सोर्सेज से फंड मंगवाना होता है इसमें, डेट फंड से, इक्विटी फंड से, प्रीफरेंस फंड से, विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिस्क। ध्यान रखना है कि कौन सा सोर्स कितना कॉस्टली है, कितना रिस्की है और वो कितना बिजनेस को कंट्रोल करेगा। इन्वॉल्व विद सच सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज फंड्स। फिर इन फंड्स को हमें लगाना है फिक्स्ड एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, इन एन इफेक्टिव मैनर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स अर्निंग एंड वेल्थ, ईपीएस एंड एमपीएस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है कि फंड्स को मंगवाना है ध्यान देते हुए कि कॉस्ट कितनी लग रही है, कंट्रोल कितना जा रहा है, रिस्क कितना है। उन फंड्स को इफेक्टिव वे में इन्वेस्ट करना है जिससे प्रोडक्ट बने और हमारे पास प्रॉफिट आए। और मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर हमारा बढ़ना चाहिए। यह है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब के ऊपर हमारे पास चैप्टर है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें उसके लिए कैपिटल बजटिंग चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे पास कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तीन चैप्टर है हमारे पास। और इसके बाद में ये सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, वो है। रिस्क को मैनेज करने के लिए लीवरेज चैप्टर है। तो वो सारे चैप्टर मैं आपको एक बार दिखा के बताता भी हूं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, ईपीएस, ये बताएगा किस प्रोपोर्शन में पैसा लगाना चाहिए। लीवरेज रिस्क को देख बताएगा कि किस कंपनी पर कितना रिस्क है और कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर आपके वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल देखेंगे। इसके बाद में रेशो एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस का चैप्टर है। इसके बाद कैपिटल बजटिंग, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया जाए इसकी बात करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो सोर्सेज ऑफ फंड है उनकी कॉस्ट निकालेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर फिर से ईबीआईटी, ईपीएस का ही हिस्सा है कि भाई किस प्रोपोर्शन में पैसा लगाना है। और डिविडेंड डिसीजन आपका आ गया। तो हमारे पास तीन डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर मैं इसको यहां पर तोड़ूं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका 9 और चैप्टर नंबर 2 ये फाइनेंसिंग डिसीजन के हैं कि कहां से पैसा मंगवाना चाहिए, कितना पैसा मंगवाना चाहिए, कंट्रोल कितना, रिस्क कितना और कॉस्ट कितनी जाएगी। ये तीनों चैप्टर बीच वाले आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हैं यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा है। ये चैप्टर फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करता है, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन का हिस्सा है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कॉस्ट को बताता है। ये रिस्क को बताता है लीवरेज। रेशियो एनालिसिस सिंपल एनालिसिस है कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। और डिविडेंड डिसीजन अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। तो हमारे पास तीन डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन का। फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए चैप्टर नंबर 8, 9, 1 और 2। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए 3, 4, 5 और हमारे पास 7 और 6 चैप्टर एनालिसिस करेगा। तो इन्हीं तीनों डिसीजन को हम अलग से चैप्टर वाइज पूरा पूरा पढ़ेंगे कि भाई क्या चल रहा है पूरे के पूरे एफएम के अंदर। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन तीन है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का काम है कितनी अमाउंट अरेंज करनी है और किस प्रोपोर्शन में अरेंज करनी है। तो 1000 करोड़ अरेंज करने थे हमारे एग्जाम्पल में और इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट से किस रेशो में लेनी है, तो हमने लिया 600 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, तो हमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट करनी थी, किस प्रोपोर्शन में, तो हमने फिक्स्ड एसेट्स में 900 करोड़ लगाए और वर्किंग कैपिटल में 100 करोड़ लगाए। और डिविडेंड डिसीजन कहता है कितनी अमाउंट डिविडेंड में की फॉर्म में देनी चाहिए और उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर क्या पड़ेगा। ये तीन डिसीजन हमारे पूरे एफएम में चलते रहेंगे। क्या क्या कंसीडर करना होता है जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, यानी जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि कितना पैसा मंगवाना है और किस प्रोपोर्शन में, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जिस सोर्स से पैसा मंगवा रहे हैं उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है। तो इक्विटी सबसे महंगा है और डेट सबसे सस्ता है और प्रीफरेंस मीडियम पे रहता है। रिस्क कितना है,
तो इक्विटी के साथ कोई रिस्क नहीं है। इक्विटी को अगर आप पेमेंट नहीं देते, लॉस में हो, तो कोई पेमेंट नहीं करनी। और डेट सबसे महंगा है, सबसे रिस्की है। तो डेट सबसे रिस्की है, क्योंकि अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी, वो आपकी कंपनी को शट डाउन करवा देगा। प्रीफरेंस मीडियम है, 1-2 साल तक मत दो, क्यूमुलेटिव होता रहेगा। 3-4 साल तक नहीं दिया तो वोटिंग राइट में आ जाएगा। और कंट्रोल की बात करें तो पूरा कंट्रोल इक्विटी के पास है। प्रीफरेंस के पास मीडियम कंट्रोल है, उनके पास कंट्रोल तब आता है जब कुछ ईयर्स तक उनको डिविडेंड नहीं मिलता। डेट के पास कोई कंट्रोल नहीं है। अब जरा मैं इनको रैंकिंग देता हूं, जरा देखिए रैंकिंग कितनी उल्टी पुल्टी है इनकी। अगर मैं कॉस्ट के लिए बात करूं तो डेट की रैंक 1 है और इक्विटी की रैंक 3 है, प्रीफरेंस की 2। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो इक्विटी सबसे सेफ है, उसकी रैंक 1 है। डेट सबसे रिस्की है, उसकी रैंक 3 और प्रीफरेंस मीडियम। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो डेट कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो इनकी रैंक 1 है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं चाहता बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट बाहर वालों का। प्रीफरेंस का मीडियम और इक्विटी का 3rd। अब हमें ये देखना है कि हर सोर्स का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। इक्विटी कॉस्ट के मामले में नुकसान देता है, महंगा है, लेकिन रिस्की नहीं है। लॉस में हो तो नहीं मांगेगा कुछ भी, पर कंट्रोल पूरा रखेगा। प्रीफरेंस कॉस्ट भी मीडियम है, रिस्क भी मीडियम है और कंट्रोल भी मीडियम है। इक्विटी की डेट की अगर बात करें तो कॉस्ट के मामले में तो बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ता है, पर रिस्क के मामले में बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो कंपनी आपकी लिक्विडेट करवा देंगे। और अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए, एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि आपकी कंपनी की जरूरत क्या है। मान लो आपकी कंपनी की आज जरूरत है कि आपको सस्ता सोर्स चाहिए, तो आपको डेट पे जाना पड़ेगा, फिर रिस्क के बारे में नहीं सोचना। इसीलिए तो कंपनियां बर्बाद हो गई। अगर आपको लगता है कि आपको सस्ते सोर्स का लेना देना नहीं है, बल्कि कंपनी की स्टेबिलिटी चाहिए, तो इक्विटी से पैसा मंगवाओ जिससे रिस्क ना रहे। तो इन कॉन्सिडरेशन को रखते हुए हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। दोनों ऑब्जेक्टिव हमेशा चलेंगे। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारी जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अगर बढ़ता है तो उससे क्या क्या बातें क्लियर होती हैं। उससे सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि आपकी कंपनी रेप्यूटेड है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अपनी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है। आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे कस्टमर बहुत खुश हैं। आपके पास कुछ ना कुछ पेटेंट्स, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी की जो सक्सेस है वो उसके शेयर प्राइस से नजर आती है। फेस वैल्यू जैसे 10 रुपए थी, आज हमने 10 रुपए से शुरू किया और मार्केट में वो बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों का बिक रहा है आज अगर एक शेयर, तो इसका मतलब हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है पूरे सालों साल। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी मार्केट में, वो आपकी कंपनी की हर तरीके की सक्सेस को दिखाती है। कि कोई कंपनी का शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, जब वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही हो, जब वो जिस रीजन में काम कर रहे हैं उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जो किसी और के पास ना हो, तो तभी आपकी कंपनी ऊपर नजर आती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की टर्म में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का रहता है कि उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हाई होना चाहिए। इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाती है। आप सोचो, आपने आज 1 लाख रुपए किसी कंपनी के शेयर्स में डाली और 20 साल बाद रिटायरमेंट के टाइम पे वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए हो गए, तो कैसे हो जाते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता रहता है। तो आप यही तो चाहोगे कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो जो आपके शेयर के प्राइस को मल्टीपल कर दे। दूसरा, किसी भी कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है ईपीएस। ईपीएस एक एनुअल ऑब्जेक्टिव है। एनुअल ऑब्जेक्टिव कैसे? ईपीएस ना 1 साल का निकाला जाता है। तो ईपीएस हो सकता है कि 1 साल में आपका 10 रुपए आए, अगले साल 5 आए, फिर 50 आ जाए। तो हर साल का ना अलग अलग हो सकता है। बिजनेस डाउन चल रहा है तो उस टाइम पे ईपीएस कम होगा, बिजनेस बहुत बूम पे चल रहा है तो उस टाइम ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ये एनुअल परफॉर्मेंस चेक होती है। तो ईपीएस पे भी हमारा ध्यान रहता है, प्रॉफिट पे भी हमारा ध्यान रहता है, पर वो बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी चाहिए। पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एमपीएस है। एमपीएस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आज हमारा शेयर 1,000 रुपए का है तो 10 साल बाद ये 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का हो जाए। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी काम करके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके, मार्केट में गुडविल बना के उस पोजीशन पर पहुंचती है। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लॉन्ग टर्म है। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें अपने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को मैक्सिमाइज करना है और इसके लिए हमें रिस्क और रिटर्न, यानी रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंसिंग करके चलनी होगी। अगर आप कभी भी बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपकी कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। रीजन बीइंग, हर शेयर होल्डर ये कहेगा ये कंपनी रिस्की डिसीजन लेती है, तो इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना भी रिस्की है।
किसी दिन इसका अगर पासा उल्टा पड़ा तो इसके शेयर के प्राइस गिर जाएंगे। तो ये रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंसिंग करके चलने वाला काम है। दूसरा जो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म है, वो है कि भाई हमारी अर्निंग बढ़नी चाहिए। कंपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कई बार हाई रिस्क भी ले लेती है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमारी गुडविल होनी चाहिए, हमारी कंपनी रेपुटेशन ब्रांडिंग होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारी कमाई भी साथ में चलती रहे। कमाई को बढ़ाने के चक्कर में कई बार कंपनी सेंसिटिव डिसीजन ले लेती है, रिस्की डिसीजन ले लेती है, लेकिन मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो वहां पर रिस्क नहीं लिया जाता, समझदारी से काम किया जाता है। तो अगर कभी भी दोनों ऑब्जेक्टिव के बीच में क्लैशिंग आएगी कि भाई प्रॉफिट पे जाएं या एमपीएस पे जाएं, तो हम हमेशा एमपीएस की तरफ जाएंगे। इसके बाद में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बड़ा सिंपल सा है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जो आपकी सोर्सेज ऑफ फंड को आपको पेमेंट करनी है, इक्विटी को, प्रीफरेंस को, डेट को, और जो आपकी बिजनेस से कमाई हो रही है, आरओआई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब मान लीजिए आपका आरओआई है 20% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18.2%, जो हमने एग्जाम्पल में लिया है। तो इसका मतलब आपकी कमाई ज्यादा है और आपकी सोर्सेज ऑफ फंड के खर्चे कम है, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी को भी सेटिस्फाई कर दिया गया, उन्हें भी 22% रिटर्न 132 करोड़ हमने दे दिए थे। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो 1.8% का आपके पास मार्जिन है एडिशनल। वो एडिशनल मार्जिन मिलेगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ऐसी सिचुएशन में आप सुपर प्रॉफिट में, आपकी गुडविल पॉजिटिव है, आपका एमपीएस इंक्रीज होगा विद हाई ग्रोथ रेट। तो आपका एमपीएस बहुत जल्दी बढ़ेगा अगर आपका आरओआई आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर चल रहा है तो, और ईवीए पॉजिटिव मानी जाती है यहां पर। अगर आपकी कमाई 20% है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 20% है, तो आप नॉर्मल एवरेज कंपनी हो। इसका मतलब है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर 132 करोड़ चाहते थे और उन्हें मिला भी 132 करोड़। वो 22% चाहते थे तो उन्हें 22% ही मिला। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि आरओआई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बराबर है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो उन्होंने सोचा था वो मिल जाएगा। लेकिन जो सोचा था वो तो मिला, तो भी ऐसी कंपनी बुरी नहीं है। ऐसी कंपनी को हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट पर है, इसकी गुडविल नॉर्मल है, इसका एमपीएस भी बढ़ेगा लेकिन नॉर्मल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। नॉर्मल ग्रोथ रेट कैसे होती है? आपने देखा होगा, हर साल इन्फ्लेशन आ जाती है, हर साल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहते हैं, सामानों के रेट बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही हर साल शेयर के भी रेट बढ़ते रहते हैं। तो नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ेगा। जैसे इस साल 10 रुपए का है, फिर 11 का हो गया, फिर 12 का हो गया। जबकि अगर आप इस वाले पोजीशन में हो कि आरओआई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो आप सीधे 10 रुपए से 15 रुपए का शेयर हो गया, फिर 25 का हो गया, फिर आप बहुत तेज बढ़ते हो, फास्ट बढ़ते हो। अच्छा, अगर आपकी आरओआई मान लो 20% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 24% है, तो बहुत बुरी स्थिति है। इसका मतलब आप इतना भी नहीं कमा रहे कि सोर्सेज ऑफ फंड को फुलफिल कर पाओ। ऐसी सिचुएशन में जो 4% का डिफरेंस आ रहा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पैसों में से कटेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन में से माइनस होगा ये पैसा। ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर भड़क जाता है। यहां पर लॉस की सिचुएशन है, गुडविल नेगेटिव है और एमपीएस उल्टे आपका गिरेगा। तो ईवीए वाला पोर्शन उसमें है नहीं आपके स्टडी में, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अगर कमाई ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो बढ़िया, अगर बराबर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है और कमाई कम है तो फिर स्थिति बेकार है। इंट्रोडक्शन में इतना ही है। एक बार देखते हैं हम लोगों ने देखा क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब फंड्स को एक जगह से अरेंज करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करना एक इफेक्टिव मैनर में। अरेंज करते हुए ध्यान रखना है कॉस्ट कंट्रोल और रिस्क का, और इन्वेस्ट करते हुए ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि शेयर होल्डर का ईपीएस और एमपीएस बढ़ जाए। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन की, तो 3 तरीके के रहेंगे। फाइनेंसिंग, यानी पैसा कहां से मंगवाएं, किस प्रपोर्शन में। इन्वेस्टमेंट, कहां इन्वेस्ट करें, किस प्रपोर्शन में। और डिविडेंड दें या ना दें और उसका क्या इफेक्ट शेयर होल्डर पर पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए? जो भी सोर्स है उसकी कॉस्ट क्या है, वो महंगा है सस्ता है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है और वो बिजनेस को कितना कंट्रोल करेगा। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ईपीएस और एमपीएस दो चीजों को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है। एमपीएस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो एक दिन का काम नहीं है, सालों साल में जाके गुडविल बनती है। ईपीएस एनुअल कैलकुलेशन होती है तो शॉर्ट टर्म रहता है। ईपीएस के लिए कंपनी रिस्क ले सकती है लेकिन एमपीएस के लिए रिस्क नहीं लेगी। और ईवीए की बात करें तो ईवीए सिंपल सी बात कहती है कि आपका आरओआई आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको फिर से कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा
सारी चीजें कंसेप्ट 100% क्लास में लिखवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए जाएंगे, BQ PYQ। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। और आप लोग को क्या करना है, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा वो पूरा राइटिंग में करना है। कई बच्चे ना नालायकपन करते हैं, वो राइटिंग में नहीं लिखते, कहते हैं समझ में तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, बहुत बढ़िया है, सब क्लियर है सर। तो राइटिंग में आपको लिखना है, अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा पर हाथ नहीं चलेगा। देखो सक्सेस के लिए सीए के अंदर दो चीजें चाहिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस। इन दोनों में से कोई लैक नहीं करना। तो कंसेप्ट पूरा मैं दूंगा, वो मेरा काम है। राइटिंग मैं साथ में करवाऊंगा, वो आपको साथ के साथ करनी है। दूसरा, वीडियोज को स्पीड बटन वगैरह दबा के मत देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लास में जब आप कल आएंगे तो आप क्या चीजें लेके आएंगे, एक आपके पास कैलकुलेटर मैंडेटरी होना चाहिए, दूसरा एक नोटबुक जिसपे आपको लिखना है, और तीसरा आपके पास बुक है ही, बात खत्म। तो कल से हम लोग इंजॉय करने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच का सफर, और कल से हमारा ईबीआईटी ईपीएस चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को मिलते हैं कल ईबीआईटी ईपीएस के साथ। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।